लकी ने भूषण को तो नीचे फेंक दिया था और मुदिता को उठाकर बाथटब में रख दिया था। जब मुदिता ने देखा कि लकी कितना अच्छा आदमी था तो वो उसे पसंद करने लगी। वो लकी के पास सोने आ गई थी और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी ने उसे डरा कर उसे अपने से दूर कर दिया। अगली सुबह मुदिता के जाने के बाद में जब लकी जयंत से बात कर रहा था तो उसने खिड़की से नीचे देखा कि कोई आदमी गिरकर गाड़ी से टकरा गया था। लकी उसके पास गया तो पता चला कि वो ईशानी थी। वो जैसे ही ईशानी को बचाने वाला था कि इतने में ईशानी ने एक चाकू निकाला और लकी के गले पर चला दिया। लेकिन इससे पहले कि वो चाकू लकी की गर्दन को छू पाता, उसने ईशानी के हाथ पर लात मार दी। उसके हाथ से चाकू छूट गया था। इसके बाद लकी ने उसे एक और लात मारी। ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे उस लात की वजह से उसकी कोई हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इतना ऊपर से गिरने के बाद में और लकी से लात खाने के बाद भी वो लकी को खत्म करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। लकी भी उसे दूर से देख रहा था। इतने में उसने फिर से चाकू उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर लकी की तरफ आने लगी, लेकिन इस बार उसके वार में वो बात नहीं रह गई थी जो पिछले वार में थी। उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे और दर्द के मारे वो लकी के पास पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गई थी और दोबारा उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में उसकी गर्दन को एक झटका लगा और वो बस नीचे गिर गई। लकी कुछ देर तक तो उसके पास नहीं गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चाल चल रही थी। लकी ने एक दो पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंके तो ईशानी ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। लकी को अब ऐसा लगने लगा कि वो सच में बेहोश हो गई थी और धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने ईशानी को उठाया और फिर एक एम्बुलेंस बुलाकर सीधा उसे अस्पताल ले गया। वो सच में बहुत अच्छी किस्मत वाली लड़की थी जो लकी के सामने गिरी थी। उसकी जान लेने की कोशिश करने के बाद भी लकी उसकी जान बचाना चाहता था। उसके होंठों का रंग देखकर लकी समझ गया कि उसे भी किसी तरह का जहर दिया गया था। उसके गाल भी बैंगनी होने लगे थे। उसके मालिक ने जिसके लिए वो काम कर रही थी उसे धोखा दे दिया था। हो सकता है कि लकी को ना मार पाने की वजह से उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी लकी को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो जिंदा थी। लकी उसके अंदर उसकी जान महसूस कर पा रहा था, लेकिन ईशानी जैसी लड़की ऐसा कैसे कर सकती थी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। लगभग 2 घंटे के इलाज के बाद में लकी ने ईशानी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। वो अब होश में आ गई थी और पहले से काफी ठीक लग रही थी। उसके हाथ में दवाई का एक बाउल था और वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये दवाई लकी ने उसे दे दी थी। जैसे ही उसने ये दवा पी तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर जब उसने लकी को अपने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी उसे यहाँ मारने के लिए आया था। वो लकी के हमले से बचने की तैयारी करने लगी थी, लेकिन हथियार के नाम पर उसके पास सिवाय चम्मच और इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं था। उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो लकी का सामना कर सके। जो तुम सोच रही हो वो सोचना भी मत, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने कहा। उसके बाद वो उसके पास में लगी कुर्सी पर आकर बैठ के और बोला, तुम आराम से लेट जाओ और अच्छे से आराम करो। मैं बार बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुमने बचाया मुझे? ईशानी ने हैरान होते हुए पूछा। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तुम अब तक अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों से नरक में मिल चुकी होती। तुम्हें बहुत खतरनाक जहर दिया गया था, हालांकि तुम हो काफी मजबूत, जहर को अच्छे से संभाल लिया, लकी ने कहा। ईशानी लकी को कुछ देर के लिए घूरती रही और फिर बोली, तुम्हें पता है ना हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी तुमने मुझे बचाया। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने आप को मारने का एक और मौका मुझे दे दिया है? ये मत सोचना कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी। और हाँ, राधिका को भी मैंने ही किडनैप किया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें मारने के बाद में वो लोग उस लड़की को भी खत्म कर देंगे। ऐसे में लकी तुम्हें मुझे बचाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी, ईशानी ने कहा। लकी ने अपने पैर उसके पलंग पर रखे और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने तुम्हें क्यों बचाया इसके पीछे 4 कारण है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं बताऊं। ईशानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लकी समझ चुका था कि वो हाँ ही कह रही थी, इसलिए उसने कहा, पहला कारण यह है कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे मार सकती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम धोखे में जी रही हो। मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह कि मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि राधिका कहाँ है और किस हाल में है। ऐसे में उसके बारे में ये सारी जानकारी मैं तुम्हारे अंदर से खोद खोद कर निकालने वाला हूँ। तीसरी बात यह कि मैं जब कार्ड लगाकर उस दिन बिल्डिंग में घुसा था तो तुम चाहती तो उसी वक्त पिन खींचकर मुझे बम से उड़ा सकती थी, लेकिन तुम 1 सेकंड के लिए हिचक गई और उसकी वजह से मैं बच गया।
वो हिचक तुम्हें क्यों हुई, मैं उसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। भले ही मुझे नहीं मालूम है कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कारण को तो जानना चाहिए। लकी ने जैसे ही ये कहा तो पहले तो ईशानी की आंखें बड़ी सी हो गई और इसके बाद में वो नीचे देखकर धीरे धीरे गहरी सांस लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी ने उसके दिल को आईना दिखा दिया था। लकी अच्छी तरीके से ये पहचान गया था कि उस वक्त ईशानी का पत्थर जैसा दिल हल्का सा कमजोर हो गया था। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, तुम इस तरह से घायल हो गई थी। ऐसे में ये बात साफ समझ में आती है कि जब तुम मुझे नहीं मार पाई तो उसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें मुझे मारने भेजा था। अब तुम तो जोग्याल परिवार की बेटी हो और अपने भाई से ज्यादा समझदार भी। फिर ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारे साथ में इस तरह की हरकत कर सके? तुम कोई आम किलर तो हो नहीं। अगर तुम अपना हाथ उठाकर छोटा सा इशारा भी करो तो बहुत से किलर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। फिर भी तुम किसी और के लिए ये काम कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लकी ने कहा और ईशानी की तरफ बिना पलक झपकाए ही देखने लगा। ईशानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास में लकी की बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में लकी ने उसके थोड़े पास आते हुए कहा, जो इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो मुझे मारने के लिए चला आया? वैसे इन सब सवालों के जवाब इतनी जल्दी देने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम आराम से आराम करो, हम बाद में बात करेंगे, लकी ने कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे उसने दरवाजे का हैंडल खोला और पहला कदम बाहर रखा तो इतने में उसे पीछे से आवाज आई, लकी 1 मिनट रुको, ईशानी ने पीछे से कहा। उधर जब ईशानी ने लकी को रोक दिया था तो इधर पटना के किसी बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस पर कुछ महंगी सी गाड़ियां आकर रुकी हुई थी। वो सभी वहां रुकी और उनके दरवाजे खुल गए। काले कपड़े पहने कम से कम 1 दर्जन लोग गाड़ी में से बाहर निकले और अलग अलग दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ किसी चीज की छानबीन करने के लिए आए थे। उनका लीडर एक गोल मुंह वाला आदमी था। वो फार्म हाउस के पिछले हिस्से में गया और वहां कुछ देखने लगा। वहां पर एक दरवाजा था। उस आदमी ने उस दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो वहां से एक तेज रोशनी किसी की चीख के साथ बाहर आई। एक पल के लिए उस गोल वाले आदमी की आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसके बाद में उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि एक लड़की के दोनों पैरों में हथकड़ी लगाई हुई थी और पैरों को कुर्सी से बांधा हुआ था। टेबल के पीछे एक डंडा भी रखा हुआ था और उसकी कलाई पर ग्लूकोज की एक ड्रिप चढ़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत परेशान किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी और उसकी जान को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। उसके मुंह में जो कपड़ा ठूसा हुआ था, उस गोल चेहरे वाले आदमी ने सबसे पहले वो कपड़ा बाहर निकाल लिया। अब जाकर राधिका इतनी देर बाद ठीक से सांस ले पा रही थी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो? मेरे नाना के पास में बहुत पैसा है, तुम मांगो, तुम्हें कितना चाहिए? राधिका बहुत शांत नजर आ रही थी और उसने उसी शांति के साथ उस आदमी से पूछा। उसे लग रहा था कि सामने वाले आदमी ने सिर्फ फिरौती की रकम के लिए ही उसे किडनैप किया था। तुम्हारा नाम राधिका है? उस गोल मुंह वाले आदमी ने पूछा। हाँ, मेरा नाम राधिका है, राधिका ने ठंडी सी आवाज में कहा और उस आदमी की आंखों में देखने लगी। बोलो ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरा पति और मेरे नाना तो तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को सोने के सिक्कों में तौल सकते हैं। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? राधिका ने फिर से उसे पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तीखापन था। जब मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे जानती नहीं हो, तो फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मेरे साथ मारपीट क्यों कर रहे हो? राधिका ने फिर से पूछा। तुम ठीक कह रही हो, मेरी तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी ना मेरे हाथ में है ना तुम्हारे हाथ में है। उस गोल चेहरे वाले आदमी ने राधिका से भी ठंडी आवाज में कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। राधिका भी घूरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। इतने में उस आदमी ने अपना फोन निकाला और वहां से बाहर आते हुए किसी से फोन पर पूछा, इसके साथ में क्या करना है? वो आदमी बात करता हुआ कमरे से बाहर आ गया था। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं फिर से एक ट्रैप खड़ा करूं और लकी को इसके बहाने कहीं बुलाकर उसे खत्म कर दूं? नहीं, अब चीजें बदल गई हैं। उधर से किसी आदमी की आवाज आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम इस लड़की को यहीं खत्म कर दो। खत्म कर दूं? लेकिन ऐसा कैसे? हम अभी भी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए आराम से कर सकते हैं, उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा। वो ऐसे ही राधिका को मारकर इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जगदीश हाड़ा, तुम बहुत बात करते हो। तुमसे जो कहा जा रहा है बस वो करो। मैं क्या कर रहा हूं ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। मैं अभी उस लड़की को ठिकाने लगा देता हूं, जगदीश ने कहा और फोन काट दिया।
उसके बाद वो फिर से उसी कमरे की तरफ आया जहां पर राधिका को बांधा हुआ था। तब तक वहां पर उसके कुछ और एक लोग आकर खड़े हो गए। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसे सड़क पर ले चलो। जैसे उसने ये कहा कि इतने में एक आदमी राधिका की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके माथे पर हल्का सा पसीना तो नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में किसी तरह का डर नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब में से एक गोली निकाली और उसे राधिका को देने के लिए उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगा। राधिका छटपटा रही थी और अपने मुंह को इधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी भी उसे गोली खिलाए बिना नहीं रहने वाला था। उसने राधिका का चेहरा पकड़ा और गोली सीधा उसके मुंह की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तब भी वहां किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या राधिका यहां से जिंदा निकल पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? लकी ने ईशानी को बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचवा दिया था, लेकिन जैसे ईशानी ने लकी को अपने वार्ड में आते हुए देखा तो वो सतर्क हो गई और लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी। लकी ने जब उसे बचाने की अपनी वजह बताई तो वो हैरान हो गई थी। इधर जगदीश हाड़ा को जैसे ही राधिका को मारने का हुक्म मिला तो वो तुरंत तैयार हो गया। उसका एक आदमी राधिका के पास आया और उसे जबरदस्ती कोई गोली खिलाने लगा, लेकिन इतने में वहां किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही उन लोगों ने वो आवाज सुनी तो सब लोग दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगे। इतने में वो आवाजें बढ़ने लगी थी और एक के बाद एक लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। इन आवाजों को सुनकर जगदीश हाड़ा का गला सूखने लगा। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया था। उसके सामने लकी खड़ा था। दरवाजा खुलते ही लकी बहुत ही शांति से अंदर की तरफ आने लगा। वो काफी शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके वहां आ जाने भर से ही लोगों के अंदर एक अजीब सी थरथराहट होने लगी, जबकि लकी ने अभी तक उन्हें छुआ भी नहीं था। इतने में जगदीश ने एक आदमी को लकी की तरफ बढ़ने के लिए इशारा किया। वो जैसे ही लकी के ऊपर हमला करने वाला था कि इतने में लकी ने उसके चेहरे को रोका और सीधा उसकी गर्दन दबोच ली। लकी ने उसकी गर्दन को इतना जोर से दबाया कि उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। लकी का जोर बढ़ता जा रहा था और आखिर में उस आदमी के शरीर की एक नस फट गई और उसके मुंह से खून आने लगा। जगदीश ये देखकर घबरा गया और उसने अपने दूसरे लोगों को भी आगे करना शुरू कर दिया, लेकिन लकी ने उन लोगों का भी यही हाल किया। बाहर जिस तरह से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, अंदर भी अब उसी तरह की चीखें सुनाई देने लगी थी। देख क्या रहे हो, मारो इसे, जगदीश ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसके साथ के लोगों की लकी की तरफ बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लकी को मार पाना उन्हें नामुमकिन सा लग रहा था और इससे पहले कि वो लोग लकी के पास जा पाते, लकी खुद उनके पास आ गया। उन दोनों लोगों की चीख निकल गई। लकी के पास कोई हथियार नहीं था और ना ही उसे किसी हथियार की जरूरत थी। ऐसे में उस आदमी को ना जाने क्या सूझा और उसने लकी की पीठ में पीछे से खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका खंजर लकी की पीठ को छूने ही वाला था कि लकी ने उसे कोहनी से रोक दिया और फिर उसके हाथ को घुमाकर उसका खंजर उसी के सीने में उतार दिया। वो खंजर उस आदमी के सीने में था और वो नीचे गिर चुका था। लकी राधिका की दिशा में आगे बढ़ता ही जा रहा था। इधर राधिका ने भी उसे जैसे ही देखा तो उसकी जान में जान आ गई। अभी तक तो उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो आदमी उसे गोली खिलाने के लिए आया था तो उसने भी घबराना शुरू कर दिया, लेकिन लकी को देखते ही उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। लकी आगे बढ़ता चला जा रहा था। जगदीश ने अपने और लोगों को उससे निपटाने के लिए बुला लिया था, लेकिन लकी किसी को छोड़ने वाला नहीं था। लकी! अब जगदीश को गुस्सा आया और उसने अपने दांत भींचते हुए कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, तुमने मेरे हाड़ा परिवार के साथ में ठीक नहीं किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने कहा और राधिका की तरफ भागने लगा। इसके बाद उसने राधिका को पकड़ा और उसके गले पर चाकू रख दिया। अगर एक भी कदम आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा मैं इसे। लकी उसे चुपचाप देख रहा था। राधिका के गले पर चाकू लगा देख उसे कोई बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वो बस जगदीश को घूरे चला जा रहा था। बाद उसने उससे कहा, तुझे क्या लगता है तू उसे मार देगा? तो फिर मेरे यहाँ होने का फायदा क्या है? चुप कर, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, चला जा यहाँ से, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। इतने में वहां और कुछ लोग आए और वो लकी की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो गए। चुपचाप अपने हाथ खड़े कर और निकल यहां से, वरना ये जिंदा नहीं बचेगी। अपने लोगों को देखते ही जगदीश खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बंदूक के जोर पर लकी को काबू में कर सकता था। अच्छा चल, एक ऑफर देता हूं, तू अपना एक हाथ दे दे
और उसके बदले मैं राधिका को छोड़ दूंगा। राधिका ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये किस तरह का ऑफर था? सोच मत, मेरे किसी भी आदमी को अपना एक हाथ काटने दे और उसके बाद तू राधिका को यहां से ले जा सकता है। जगदीश ने फिर से लकी की तरफ देखते हुए कहा और उसे डराने के लिए राधिका की गर्दन पर चाकू फिराना शुरू कर दिया। जब से उसने लकी को लड़ता हुआ देखा था तब से ही वो समझ गया था कि लकी से लड़कर जीता नहीं जा सकता था। उसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो उसे किसी भी तरह से कमजोर कर दे। राधिका से बड़ी उसकी कोई कमजोरी हो नहीं सकती थी और इसलिए वो उसे इस्तेमाल कर लकी के हाथ ही कटवा देना चाहता था। बिना हाथ के वैसे भी लकी किसी काम का नहीं रह जाने वाला था। मैं तुझे ये ऑफर देता हूँ, तू अपना एक हाथ काट ले और मैं यहां से तुझे चुपचाप जिंदा वापस जाने दूंगा। लकी ने कहा लगता है तू पागल हो गया है, देख नहीं रहा मेरे साथ में कितने लोग खड़े हैं। जगदीश ने कहा। लकी ने उसकी किसी भी धमकी की परवाह नहीं की और एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, मैं यहाँ अपना हाथ देने नहीं तुम्हारी जान लेने आया हूँ और जब तक मैं तुम सबको मार नहीं दूंगा तब तक मैं राधिका को यहाँ से ले जाने वाला नहीं हूँ। लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। देख लकी, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि या तो यहां से चला जा या अपना हाथ दे और राधिका को ले जा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। जगदीश ने कहा। वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। जब हाड़ा परिवार के लोगों ने उस रात लकी के ऊपर हमला किया था और लकी ने उसे चित कर दिया था, तब भी वो पीछे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था और आखिरकार वहां से भाग निकला था। अब वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए लकी को खत्म कर देना चाहता था। लकी, तुम जाओ यहां से, इतने में राधिका ने कहा। वो भी इन दोनों की बातें सुन रही थी और जगदीश उससे जो भी करने को कह रहा था राधिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लकी वैसा कुछ करे, लेकिन उसकी बात सुनकर लकी धीरे से मुस्कुरा दिया। वो असल में यहाँ इसलिए खड़ा था ताकि जगदीश के मुंह से कुछ जानकारी निकलवा सके। वो उससे इसलिए इतनी देर तक बात भी कर रहा था, वरना वो तो उसे कब का खत्म कर चुका होता। लेकिन जगदीश बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था, वो कुछ भी कहने को राजी नहीं था। ऐसे में लकी ने मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देखा और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। जब तक लकी वहां खड़ा था तब तक कोई भी राधिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। लकी को अपने ऊपर अब इतना भरोसा तो हो ही गया था। लकी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तू बहुत देर कर रहा है। मैं सच में अब और इंतजार नहीं करने वाला हूं। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तूने दोनों में से एक भी बात नहीं मानी तो राधिका की गर्दन तेरे पैरों में नजर आएगी। ये सुनते ही राधिका जोर से चिल्ला उठी। उसे अपने लिए और लकी के लिए बहुत डर लग रहा था। वो ऐसा कुछ होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन वो जानती नहीं थी कि उसकी चीख ने लकी के दिल में क्या भूचाल ला दिया था। अब लकी को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। भाड़ में जाए जानकारी, पहले राधिका को बचाना जरूरी है। इसलिए लकी भागता हुआ जगदीश की दिशा में गया और उछलकर उसने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। जगदीश भौंचक रह गया। लकी कब आया और उसे कब मुक्का मार गया उसे पता ही नहीं चला। इधर वो 3 लोग भी खुले मुंह के साथ उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने जगदीश के माथे को देखा कि पाया कि वो चपटा हो गया था। इतने में लकी ने उन तीनों को पकड़ा और उनका भी वही हाल किया जो उसने बाकी लोगों का किया था। इसके बाद लकी राधिका के पास आया और उसे खोलने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। जैसे ही वो पलटा तो उसने देखा कि जगदीश हंस रहा था। उसने अपनी एक आंख खोली और उसी से लकी को देखते हुए बोला, अब सब मरोगे। इतना कहते हुए वो फिर से हंसने लगा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी घड़ी में एक बटन दबा दिया। वो किसी बम का बटन था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस बटन को छू पाती अचानक से वो कट गई और ढेर सारा खून घड़ी पर गिरने लगा। लकी ने इधर जगदीश की उंगली पर ब्लेड चला दी थी। वो हैरान हो गया था। लकी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने ढेर सारी ब्लेड चलाकर उसकी सारी उंगलियों को काट दिया। अब उसके एक हाथ में एक भी उंगली सलामत बची हुई नहीं रह गई थी। जगदीश को गुस्सा आया और उसने अपने पास में रखा खंजर उठाया और फिर से राधिका के ऊपर वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लकी ने उसे लात मार कर नीचे गिरा दिया। वो राधिका को कुछ नहीं होने देना चाहता था। जैसे ही जगदीश नीचे गिरा तो इतने में उस जगह का दरवाजा फिर से खुल गया। लकी ने देखा कि गुरी और जयंत भागते हुए अंदर आ गए थे। उन दोनों के साथ में डॉक्टर भी थे। वो लोग भागते हुए राधिका के पास आए और उसे खोलने लगे और सीधा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसे काफी चोटें आई थी। जयंत और गुरी वहां से निकल गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुका रह गया। वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो उसे साफ करवा देना चाहता था। इसके अलावा वो जगदीश से किसी चीज के बारे में जानकारी निकाल पाता, उससे पहले ही वो मर चुका था। उधर राधिका भी बेहोश हो गई और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया।
लकी ने देखा कि उसके आसपास जितने भी लोग गिरे हुए थे वो सभी मारे जा चुके थे। लकी उनमें से कुछ को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन मौका ही ऐसा आ गया था कि अब उन्हें मारे बिना उसका काम नहीं चलने वाला था। लकी ने अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और वहां से बाहर आ गया। इन्हीं सब कामों से वो हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहता था, लेकिन ये काम थे कि उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो यही सोच रहा था कि अगर कल को उसके दादाजी को इस बारे में पता चलेगा कि वो ये सब कर रहा था तो वो उसके बारे में क्या सोचते, क्या वो कभी उससे बात भी करते। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं दी थी, और यहाँ लकी के हाथ से खून का रंग उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकी परेशान होकर उस फार्म हाउस के दरवाजे से बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने अपना सिर अपने हाथों में थामा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। जब वो इधर ऐसे परेशान हो ही रहा था कि इतने में लकी के पास में एक लाल रंग की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अरे डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने में उस गाड़ी में बैठी हुई लड़की ने लकी को देखते हुए पूछा। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शालिनी ही थी, जिसे लकी ने ठीक किया था। वो गाड़ी से नीचे उतरी और उत्साहित सी होकर लकी से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन लकी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो राधिका के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसका ध्यान ना तो गाड़ी पर गया और ना ही शालिनी पर। लेकिन वो तो लकी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। लकी ने नजर उठाकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। शालिनी ने उसकी दिशा में अपना हाथ बढ़ाया तो इससे पहले कि लकी उसे अपना हाथ दे पाता वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। लकी! शालिनी जोर से चिल्लाई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लकी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। शालिनी घबरा गई और अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर उसके मुंह पर छींटे मारने लगी। फिर भी लकी को कोई असर नहीं हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या हुआ था लकी को? वो कैसे बेहोश हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट। लकी राधिका को बचाने के लिए फार्म हाउस पर आ गया था। ईशानी ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन यहाँ जगदीश ने उसके लिए मामले को मुश्किल कर दिया। वो अपनी तरफ से जगदीश को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन जगदीश ने राधिका को मारने की कोशिश की तो लकी ने उसे ही जान से मार दिया। इसके बाद जब लकी बाहर आकर बैठा तो काफी परेशान नजर आ रहा था। शालिनी ने उससे मिलने के लिए उसकी दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इतने में लकी बेहोश हो गया। उधर अभिलाषा भी घर पहुंच चुकी थी। जब से लकी की उसके दादाजी से बात नहीं हुई थी तब से वो काफी परेशान नजर आ रहा था। उसे इस बात का डर खा रहा था कि अब ऐसा मौका दोबारा कब आएगा, और साथ में उसे यह भी लग रहा था कि शायद शिवराज उसे इस बात की सजा देने वाले हैं। उसका ये डर तब और ज्यादा बढ़ गया जब शिवराज ने काशीनाथ को बोलकर उन दोनों को अपने कमरे में बुलवा लिया था। जैसे ही काशीनाथ दशरथ के बंगले पर आए और उन्होंने उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहा तो एक पल के लिए दोनों की सांसें फूल गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से लकी और हम दोनों ही मुश्किल में आ जाएं। दशरथ ने अभिलाषा से कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और तुम्हें कैसे पता कि हम मुसीबत में फंस गए हैं? अभिलाषा ने पूछा। मुसीबत में नहीं फंसे होते तो पापा इस वक्त हमें क्यों बुलाते? अरे हो सकता है उन्हें कलकत्ता की मीटिंग के बारे में बात करनी हो, या ये भी हो सकता है कि वो आगे की किसी मीटिंग की प्लानिंग करना चाहते हो। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि पापा कभी घर पर बिजनेस की बात नहीं करते, और रात को तो बिल्कुल नहीं करते। अभिलाषा, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे गलती हुई है? दशरथ ने चिढ़ते हुए कहा। असल में काम के दबाव की वजह से खुद दशरथ भी काफी परेशान रहने लगा था। जैसा उसका हाल था परिवार के बाकी लोगों का भी कमोबेश वैसा ही हाल था। प्रफुल्ल की पेशी होने का नाम नहीं ले रही थी, और उसके ना होने की वजह से इधर सब लोगों के सिर पर काम बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन पापा जी के सामने तो चलना ही पड़ेगा ना, तो अब चलें? अभिलाषा ने पूछा। हाँ, और जैसे तुमने यहां माना है ना कि तुम्हारी गलती है, वैसे वहां भी मान लेना कि तुम्हारी गलती है। बेकार में पापा जी से बहस मत करना, वरना वो और नाराज हो जाएंगे। दशरथ ने कहा और सीधा शिवराज के बंगले पर जाने के लिए रवाना हो गया। जैसे जैसे उनके पैर बंगले की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे उन दोनों की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। रात का वक्त था और रात में कभी शिवराज किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाते थे। अभिलाषा ने तो फिर भी अपने आप को संभाला हुआ था, लेकिन दशरथ अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। उसे अभिलाषा की बहुत चिंता हो रही थी। अपने बेटे को खो देने के बाद में वो अब अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था। थोड़ी ही देर में वो लोग शिवराज के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। काशीनाथ ने दरवाजा बजाया। हाँ, आ जाओ, शिवराज ने कहा। काशीनाथ ने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर जाने का इशारा कर दिया। दशरथ और अभिलाषा कांपते हुए पैरों से अंदर आ गए। सामने शिवराज अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था और उनकी गोद में एक किताब रखी हुई थी। वो भगवत गीता पढ़ रहे थे और उनके आते ही उन्होंने उसे बंद करके एक कोने में रख दिया। दोनों ने उनके पैर छुए और सामने सोफे पर बैठ गए।
तुम दोनों को मैंने इतनी रात को परेशान किया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बात ही ऐसी थी कि करना जरूरी थी। शिवराज ने कहा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। काशीनाथ ने दरवाजा अभी भी खोला हुआ था। ऐसे में जैसे ही उसकी नजर शिवराज से मिली तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। पापा, मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन आप कुछ भी कहें उससे पहले मैं अपनी और अभिलाषा की तरफ से माफी मांगता हूं। उस दिन रात में, इससे पहले कि दशरथ अपनी बात पूरी कर पाता, शिवराज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, माफी? किस चीज की माफी? ये सुनते ही अभिलाषा और दशरथ एक दूसरे को देखने लगे। ना उन्हें शिवराज की बात समझ में आ रही थी और ना ही शिवराज को उन दोनों की। ऐसे में शिवराज ने दोनों के बीच की बात में सफाई लाने के लिए कहा, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि कल प्रफुल्ल की पेशी होने वाली है। शिवराज ने कहा, अच्छा। हाँ, मेरी दिल्ली में रुस्तम डांगी से बात हुई थी। हमारे वकील भी उससे मिलकर आए थे। उसने और वसीम ने उन लड़कियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी और उनसे बात भी करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि प्रफुल्ल के ऊपर जितने भी इल्जाम है वो सभी सही है। शिवराज ने कहा और एक गहरी सी सांस छोड़ दी। क्या? उन दोनों के मुंह से निकला। हाँ, ऐसा उन दोनों का कहना है। अब इसमें कितना सच है और कितना नहीं, यह तो कोर्ट में ही साबित हो पाएगा। उन दोनों ने अपनी तरफ से लड़कियों से केस वापस लेने की बात की, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। सभी बड़े घर से हैं, कोई फेमस पत्रकार है, कोई मॉडल है, पैसों की किसी के पास कोई कमी नहीं है। बस सब लड़कियां मिलकर प्रफुल्ल को सबक सिखाना चाहती हैं। शिवराज ने आगे कहा और फिर से बाहर देखने लगा। दशरथ अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता को इतनी चिंता में देख रहा था। पापा जी, कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हम सब कोशिश करेंगे कि प्रफुल्ल जल्द से जल्द बाहर आ जाए और फिर से काम संभालना शुरू कर दे। दशरथ ने कहा, वो काम तब संभालेगा जब वो बाइज्जत बाहर आएगा। मुझे अपने घर में ऐसे किसी आदमी की जरूरत नहीं जो घर के कायदे से बाहर जाकर कोई काम करता हो। शिवराज ने कहा। अभिलाषा और दशरथ के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। शिवराज ने साफ कर दिया था कि अगर प्रफुल्ल ने नियम तोड़े थे तो उसके साथ भी वही होने वाला था जो उन्होंने लकी के साथ में किया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। इधर शिवराज ने पानी का ग्लास उठाया और पी लिया। इसके बाद उन्होंने अभिलाषा की तरफ देखा और पूछा, वैसे तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग बहुत अच्छी थी पापा। शुरुआत में वो लोग मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें धागा कहीं और से मिलने लगा है और उसका रेट भी कम है, लेकिन फिर जब मैंने उन्हें समझाया और क्वालिटी का फर्क बताया तो उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। असल में क्वालिटी और रेट तो बहाना था पापा। वो लोग बस प्रफुल्ल के साथ में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए आना कानी कर रहे थे। मैं वहां चली गई तो काम थोड़ा सा। मैं उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। शिवराज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। अभिलाषा चौंक गई। कौन सी दूसरी मीटिंग पापा? लकी से हुई थी वो मीटिंग। शिवराज ने कहा और अभिलाषा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन खुद दशरथ, अभिलाषा और काशीनाथ उनके मुंह से लकी का नाम सुनकर सक पका गए थे। अभिलाषा के माथे पर पसीना उभरना शुरू हो गया था। इधर शिवराज अभिलाषा से लकी के बारे में बात कर रहे थे और उधर लकी बेहोश पड़ा था। शालिनी ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलवा लिया और उसे अपने साथ में हॉस्पिटल ले गई। उसे यह सोचकर बड़ा अजीब लग रहा था कि खुद डॉक्टर को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब लकी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो किसी अजीब से कमरे में था। वो कमरा काफी साफ और महंगा सा नजर आ रहा था। वहां की खिड़की काफी साफ थी और बाहर बहुत सारे छोटे छोटे गमले रखे हुए थे। खिड़की हल्की सी खुली हुई थी और उसमें से ताजा हवा अंदर आ रही थी। लकी ने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कल रात में उसके साथ क्या हुआ था, लकी वो सब याद करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा था और उसे ये भी याद आ रहा था कि शालिनी से हाथ मिलाने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इसके साथ ही उसे यह भी लगने लगा कि अब जब लकी ने राधिका को हाड़ा परिवार से छुड़वा लिया था तो भी वो लोग राधिका को पागलों की तरह ढूंढने में लगे हुए होंगे। अरे तुम उठ गए? इतने में लकी को किसी की आवाज आई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और लकी ने देखा शालिनी उसके लिए कटोरे में कुछ लेकर अंदर चली आ रही थी। उसने उस कटोरे को टेबल पर रख दिया, उसमें दलिया था। फिर उसकी नजर जब शालिनी पर पड़ी तो उसने देखा कि उसने गुलाबी रंग की शर्ट और सफेद रंग की जीन्स पहनी थी। वो देखने में काफी सुंदर लग रही थी और अब उसकी तबीयत भी पहले से काफी ठीक लग रही थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मैं कल उस रास्ते से गुजर रही थी, इतने में तुम वहां दिख गए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुमसे मिलने आ गई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और तुम। अगर मेरी वजह से कुछ हुआ हो ना तो मुझे माफ कर देना प्लीज, शालिनी ने कहा। लकी उसकी बात को सुन रहा था। असल में तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो बेहोश क्यों हुआ था। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे थे कि थोड़ा स्ट्रेस की वजह से तुम बेहोश हो गए थे और अभी सब ठीक है। अगर सब ठीक नहीं होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, शालिनी ने कहा और लकी के पास में अपनी कुर्सी लेकर बैठ गई।
लकी को यहाँ हॉस्पिटल में इस तरह से रहना ठीक नहीं लग रहा था, और जब वो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था कि इतने में शालिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ ना मुझे, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। तुम बस यहीं आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जितना आराम करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं ये दलिया तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ, ये ठंडा हो जाए उससे पहले खा लो इसे। शालिनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। लकी बस उसकी तरफ देखता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इतनी सेवा क्यों कर रही थी। क्या हुआ, मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रुको, शालिनी ने कहा और दलिये का कटोरा अपने हाथ में ले लिया। फिर एक चम्मच भर दलिया जब उसने लकी की दिशा में बढ़ाया तो लकी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप खा लूंगा। लकी से उसका इतना उत्साह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जितना लकी के पास आने की कोशिश कर रही थी, लकी को उतना ही सर दर्द हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि अब राधिका को छोड़कर कोई भी लड़की उसके इतने पास आ जाए। शालिनी ने लकी की तरफ देखा और फिर मजाक करते हुए बोली, अरे क्या हुआ, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई तो बदले में मैं भी तुम्हें दलिया तो खिला ही सकती हूँ ना। तुम ऐसा मान लेना कि ये ही हमारी लंच डेट है। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है, चलो मुंह खोलो, शालिनी ने कहा। लकी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, वैसे भी उसने उसके लिए काफी कुछ कर दिया था, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया और दलिया खाने लगा। ये जगह कौन सी है? लकी ने पूछा। अरे ये तो हमारा फार्म हाउस है, मैं हॉस्पिटल से तुम्हें सीधा यहाँ लेकर आ गई। वैसे मैं यहाँ अक्सर अपना वीकेंड मनाने के लिए आया करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सोचा कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। थैंक यू, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जैसे उस दिन तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से लकी को दलिया खिलाने लगी। थोड़ी ही देर में लकी ने सारा दलिया खत्म कर लिया। खाली कटोरा देखकर शालिनी का दिल खुश हो गया था। चलो अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, लकी ने कहा और अपने बिस्तर से उठ गया। वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे क्या हो गया, तुम खड़े क्यों हो गए? एक्चुअली मुझे जाना होगा, काम है। इतनी जल्दी? शालिनी ने कहा और लकी को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लकी भी वहां से जाने के लिए निकलने लगा था। जाते जाते लकी ने उसे अपना नंबर दे दिया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कैसी थी राधिका की तबीयत, और क्यों शिवराज लकी और अभिलाषा की मीटिंग के बारे में पूछ रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? शिवराज ने अभिलाषा और दशरथ को अपने पास रात के वक्त में बुलाया था। वो उन दोनों के साथ में कोई मीटिंग करना चाहते थे। जैसे ही दशरथ को इस बात की खबर लगी तो वो तुरंत ही अभिलाषा के साथ शिवराज के पास चला गया। उसे लग रहा था कि उन दोनों को कोई सजा मिलने वाली थी, लेकिन वहां जाते ही मामला कुछ और हो गया। इधर लकी को भी शालिनी अपने साथ ले आई थी और उसे अपने हाथ से दलिया खिला रही थी। लकी ने उसे अपना नंबर दिया और वहां से निकल गया। खुद शालिनी ही लकी को छोड़ने के लिए आई थी। उसकी गाड़ी उसके फार्म हाउस से निकली और सीधा पटना उसके एसोसिएशन की तरफ बढ़ने लगी। वो एसोसिएशन जाकर राधिका और उसके ऊपर हुए हमले के बारे में पता लगाना चाहता था। जैसे ही उसकी गाड़ी शहर के बीच में पहुंची कि इतने में शालिनी का फोन बजा। वो गाड़ी चला रही थी, इसलिए उसने फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। सामने से किसी की परेशान होती आवाज आई और उस आदमी ने कहा, मैडम एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी से ऑफिस आ जाओ। क्या हो गया? शालिनी ने पूछा। उस आदमी से इस तरह की खबर सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी। पता नहीं, कुछ तो हुआ है, हमारी वाइन को लेकर सब लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है। मार्केट में आते ही उसका गलत रिएक्शन सामने आने लगा है। जिस किसी ने भी वो वाइन पी थी उन सब की हालत खराब हो गई है मैडम। उन सभी के चेहरे पर और बाकी जिस्म पर छाले होने लगे हैं। अब वो सब लोग यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं मैडम। कुछ महिलाओं के चेहरे तो उसकी वजह से इतने खराब हो गए हैं कि उन्होंने ऑफिस के शीशे तक तोड़ दिए हैं। पुलिस भी उन्हें यहाँ से भगा नहीं पा रही है। आप कहें तो मैं यहाँ तो उन्हें गिरफ्तार करवा दूं या फिर उन्हें यहाँ से कुछ पैसा देकर भगा दूं। जब वो आदमी ये सब कह रहा था कि तभी एक औरत उस आदमी के पास आई। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि आदमी अपने बॉस से बात कर रहा था, इसलिए उसने कहा, कौन है वो? बुलाओ उसे अभी के अभी यहाँ पर। उसकी वाइन की वजह से हमारा क्या हाल हो गया है और अब हम क्या उसका हाल करने वाले हैं ना, दिखाते हैं उसको हम। ये सुनते ही शालिनी के तो होश उड़ गए। वो सच में उग्र हो गए थे और कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो कुछ भी मार्केट में लॉन्च किया है उसकी सबसे पहले टेस्टिंग की है।
अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होने के बाद ही प्रोडक्ट हमारे यहाँ से मार्केट में जाता है। हमने ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बाकी जगहों के कस्टमर के ऊपर भी इसकी टेस्टिंग की है। भले ही उसके छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो शरीर को इतना नुकसान पहुंचाए। लेकिन फिर भी अगर ये केस सामने आया है तो हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आप लोग इन लोगों को संभालिए और शांत करवाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आती हूं वहां पर। मैडम आप जल्दी आ जाइए, कहीं इसका असर हमारे शेयर मार्केट पर ना नजर आने लगे। हाँ हाँ समझ गई हूं, बस पहुंच ही रही हूं। शालिनी ने फोन रख दिया और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोली, लकी शायद मैं तुम्हें वहां तक नहीं छोड़ पाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। क्या तुम यहीं से कोई टैक्सी या रिक्शा ले सकते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। क्या प्रॉब्लम हुई वो देखना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। वैसे भी तुम्हें मालूम ही है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लकी ने कहा। शालिनी उसे मना नहीं कर सकती थी। लकी ने उसे पहले भी ठीक किया था और सच में उसका हाथ बहुत साफ था। हाँ तुम डॉक्टर हो और मुझे मालूम है कि तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, लेकिन बात यह है लकी कि ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है। उन लोगों का गुस्सा अपनी बीमारी पर नहीं बल्कि हमारे प्रोडक्ट पर है, और अपने गुस्से का इस्तेमाल करके वो कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कुछ मदद कर पाओगे, शालिनी ने कहा। वो लकी को अपनी वजह से किसी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तुम्हारा प्रोडक्ट है, क्या तुम इस बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? लकी ने पूछा। तब शालिनी ने उसे बताया कि उनकी कंपनी ने अभी कुछ दिनों पहले एक वाइन लॉन्च की थी। वो कंपनी उसके ही नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो वाइन टेस्ट में भी काफी अच्छी थी और उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं था जैसा बताया जा रहा। लोगों के बीच में जैसे ही ये आई थी तो तहलका मच गया और लोगों ने इसे खूब खरीदा। इसका सारा स्टॉक मार्केट में आते ही खत्म हो जाता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की शिकायतें करनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि वाइन पीने के बाद उनके पूरे शरीर में लाल दाने उठ जाया करते थे और उनमें बहुत ज्यादा खुजली होती थी। पहले कंपनी को लगा कि ये चीजें सिर्फ कुछ लोगों के साथ हो रही थी, तो ऐसे में वो उन लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ढेर सारे लोग इसी तरह की शिकायतें लेकर उनके दरवाजे पर आने लगे। उनमें से कुछ लोगों के दाने तो फफोले में भी बदल गए थे और अब कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो क्यों हुआ। अब आज इसी वजह से उनके दरवाजे पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और अगर उस भीड़ को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता तो शायद उनकी कंपनी रातों रात ही बंद हो सकती थी। लकी ने जब ये कहानी सुनी तो उसे सबसे पहले तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि शालिनी ने अपने परिवार के बिजनेस को छोड़कर अपनी अलग से कंपनी क्यों खड़ी कर ली थी। वो उससे इस बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं था। अभी शालिनी को उसकी दूसरे मोर्चे पर जरूरत थी, और फिर इन सब के बीच में उसे याद आया कि राधिका अभी भी हॉस्पिटल में ही थी और उसके जाने के बाद से वो उसे मिला भी नहीं था। सॉरी शालिनी, मुझे यहीं उतरना होगा। कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें मुझे देखना है, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, लकी ने कहा और बाहर की तरफ देखने लगा। वैसे भी ये शालिनी का पर्सनल मामला था और वो इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम बस मेरे साथ 10 मिनट के लिए आ सकते हो? मैं तुम्हारे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी, पक्का। तुम चाहो तो उसके बाद चले जाना और मन करे तो मेरी ही गाड़ी से चले जाना, शालिनी ने कहा। लकी ने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो लकी से इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहती थी। लकी उसकी बात सुनते ही दुविधा में पड़ गया। एक तरफ राधिका भी हॉस्पिटल में भर्ती थी और दूसरी तरफ शालिनी उसे अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। अब लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचने लगा। उसे लगा कि शायद शालिनी को उसकी जरूरत ज्यादा थी। वैसे भी राधिका के साथ में अभी हॉस्पिटल में पृथ्वीराज जी, जयंत और गुरी होंगे, लेकिन शालिनी यहाँ अकेली थी। हालांकि लकी अपने आप को पूरी तरीके से समझा तो नहीं पाया था और वो राधिका के पास ही जाना चाहता था, लेकिन शालिनी का चेहरा देखकर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शालिनी ने स्टीयरिंग मोड़ी, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा अपनी कंपनी की तरफ जाने लगी। बातों ही बातों में कब वो लोग वहां पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे ही गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी तो लकी ने देखा कि वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। वो बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसमें काम न किया जा सके। वहां पर शुक्ला वाइन एंड लिकर का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वहां पर शुक्ला परिवार से एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लकी समझ गया था कि शालिनी ये सारा काम अकेले ही देखा करती थी और उसके परिवार से कोई भी उसका हाथ बटाने के लिए नहीं आता था। लकी जब गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि वहां पर कम से कम 50 लोगों के आसपास खड़े हुए थे। उन लोगों के हाथ में कुछ बैनर्स भी थे और वो सब भी बस इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी किए जा रहे थे।
वो सभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने वाइन की एक बड़ी सी बोतल का पुतला बनाया हुआ था और उसे जला भी दिया था। कुछ लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक किया था और कुछ अभी भी उसके शीशे पर पत्थर फेंकते चले जा रहे थे। कुल मिलाकर वहां पूरी तरीके से उत्पात मचा हुआ था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस उत्पात से निपटा कैसे जाए। कंपनी में काम करने वाले लोग अपनी जान का जोर लगाकर उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। वो जितना जोर से चिल्ला सकते थे उतना जोर से चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन उनकी बात कोई भी सुनने को राजी नहीं था। वो जितना उन्हें शांत करवा रहे थे वो उतना ही चिल्लाते जा रहे थे। अब उन लोगों के ऊपर शालिनी अपने गार्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो सभी बीमार लोग थे। अगर खींचतान में किसी को कुछ हो जाता तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती थी। ऐसे में शालिनी लकी को एक खुफिया रास्ते से अंदर ले आई थी। लकी ने इच्छा जाहिर की कि वो वाइन को टेस्ट करके देखना चाहता था। ऐसे में शालिनी ने उसके लिए एक सैंपल निकाला। जैसे ही लकी ने उसे सूंघा तो उसने पाया कि उसमें से कुछ सड़ जाने जैसी बदबू आ रही थी। लकी और शालिनी अब गेट के पास में आकर खड़े हो गए। उनके सामने ढेर सारे लोग खड़े थे। ये देखो, आपकी वाइन की वजह से हमारा क्या हाल हो गया है। मेरा पूरा चेहरा खराब हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। आपको जब काम करना ही नहीं आता तो कंपनी खोलकर क्यों बैठे हुए हो? हमें जवाब चाहिए। बिना जवाब लिए हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। अपने बॉस से कहो कि बाहर आए और जवाब दे। अगर वो आज नहीं आए तो हम इस जगह का नक्शा बदल देंगे। अरे भाई लोग, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। कोई पुलिस को फोन लगाओ, पुलिस को बुलाओ, मीडिया बुलाओ, मेडिकल डिपार्टमेंट को बुलाओ। सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से उन लोगों को घेरना शुरू कर दिया और ये शोर बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शालिनी ने अपने आप से कहा और लकी से यह सवाल किया। उसे पूरा मामला जरा भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने खुद देखा कि लोगों को सच में बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जबकि उसने टेस्टिंग करके और सारे क्वालिटी चेक करके प्रोडक्ट निकाला था। अरे यही बॉस है, पकड़ो इसे। इतने में एक लड़की ने शालिनी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। जैसे ही सब लोगों की नजर शालिनी के ऊपर पड़ी तो दर्जनों लोग उसकी दिशा में भागने लगे। वहां पर फिर से मामला खराब होने लगा था। शालिनी ने जैसे ही उन लोगों को अपनी तरफ आता देखा तो वो घबरा गई और 2-4 कदम पीछे हो गई। वो लकी के पीछे आकर छिप गई थी, लेकिन इतने में लकी ने उन सभी लोगों को आते हुए देख लिया था और वो उनकी तरफ घूरते हुए और जोर से चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ सबके सब। एक भी आदमी आगे नहीं आना चाहिए। लकी की आवाज सच में बहुत तेज थी। वो सभी उसकी आवाज सुनकर रुक गए, लेकिन वो ज्यादा देर तक सिर्फ उसकी आवाज से रुके नहीं रहने वाले थे। अभी आप लोग प्लीज तमीज से बात करोगे तो मामला शांत हो जाएगा, और वैसे भी एक लड़की को परेशान करने से आप लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो जाने वाली है। लकी ने फिर से गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज और बुलंद हो गई थी। सब लोग खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। अगर आप लोगों के साथ में कुछ गलत हुआ है तो भी जस्टिस आपको कोर्ट से मिलेगा, कानून से मिलेगा। ये शीशे फोड़कर और बोतल जलाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आप खुद ही फंस सकते हैं। इस बात को याद रखना। लकी ने उन सब लोगों से कहा और हाथ जोड़ लिए। शालिनी भी अब लकी के पीछे पूरी तरीके से छिप चुकी थी और बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसे विश्वास होने लगा था कि लकी उसे कुछ नहीं होने देने वाला था। फिर शालिनी ने जब थोड़ा सा झांक कर देखा तो पाया कि लोगों का गुस्सा खत्म तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन सभी लोगों को समझा पाता? क्या वो इस समस्या के पीछे के असली कारण को लोगों के सामने ला पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? लकी को उसके घर छोड़ने के लिए शालिनी रवाना हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो लोग बीच रास्ते में पहुंचे तो इतने में शालिनी के कंपनी से फोन आया। वहां पर वाइन की वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी और उन लोगों ने शालिनी के ऑफिस पर आकर हल्ला करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन लोगों ने शालिनी को देखा तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो लोग उसकी दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, लकी ने उनसे बात करना शुरू कर दिया था। लकी की बातें सुनकर वो सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ, वैसे भी मारपीट करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसकी बात सुनते ही शालिनी की भी थोड़ी सी हिम्मत खुल गई और वो आगे आते हुए बोली, देखिए, आपके कहने से पहले ही हम लोगों ने इस वाइन का सैंपल मेडिकल टीम को भेज दिया है। 2 दिन के अंदर ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर इस केस में हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है। अगर हमें कंपनसेशन देना हुआ तो हम वो भी देंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो हम वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज आप लोग टेस्ट के लिए रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा शांत रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। शालिनी ने कहा और उन लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए। इधर लकी ने भी इस मौके का फायदा उठाया और सीधा कंपनी के ऑफिस में चला गया।
वहां से उसने वाइन की एक बॉटल उठाई और उसे सूंघा और एक कप में निकालकर उसे टेस्ट कर लिया। उसे तो वाइन में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। उसने एक बॉटल उठाई और फिर से सब लोगों के सामने आकर उसने कहा, ये देखिए, ये एक वाइन की बॉटल है जो मैंने अभी तक खोली नहीं है। मैं इसे आपके सामने खोलूंगा और इसे पीऊंगा। देखते हैं इसका क्या साइड इफेक्ट होता है। मैं इस चीज के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लकी ने कहा। उस बॉटल का ढक्कन उसने खोला और सीधा एक कप में डालकर पी गया। शालिनी ने जैसे ही उसे ये करते हुए देखा तो देखती रह गई। लकी सच में बहुत रिस्क ले रहा था। अभी तक टेस्ट रिजल्ट आए नहीं थे और ना ही इस वाइन की सेफ्टी की गारंटी दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी लकी को उसे सबके सामने खोलकर पीने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी एक कप पीकर देखना चाहती हूँ, शालिनी ने कहा। लकी को देखकर उसकी भी हिम्मत खुल चुकी थी। उसने एक सील्ड बॉटल निकाली और सीधा कटकना शुरू कर दिया। जब वहां खड़े हुए लोगों ने उन दोनों लोगों को इस तरह से सबके सामने वाइन पीते देखा तो वो लोग थोड़े और शांत होने लगे। अब उन्हें शालिनी के ऊपर वैसा गुस्सा नहीं आ रहा था जैसा पहले आ रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर एक औरत थी जो अभी तक शांत नहीं हुई थी और मानने को राजी नहीं थी। उसने उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग सब अमीर लोग हो, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हो और तुम्हारी तो मेडिकल टीम के साथ में भी 60 गांठ होगी। वो तो वही रिजल्ट देंगे जो तुम लोग चाहोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जान सही है या नहीं? हो सकता है कोई गड़बड़ हो, तो भी तो मेडिकल टीम तुम ही लोगों का साथ देने वाली है। और हमें जो रिएक्शन हुआ है, तो क्या ये अपने आप में कोई सबूत नहीं है कि आपकी वाइन में प्रॉब्लम है? बाकी सब लोग उस औरत की बात को अब ध्यान से सुन रहे थे और कहीं ना कहीं उसे उनकी बात सही भी लग रही थी। वो औरत सिर्फ यही नहीं रुकी और उसने आगे कहा, आप हमें अभी के अभी सब लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, या फिर हम लोग तुम्हारी कंपनी की रिपोर्ट पुलिस में कर देंगे। हम में से कोई भी 2 दिन रुकने वाला नहीं है। क्या पता आप लोग इन 2 दिनों में कहीं अंडरग्राउंड हो जाओगे। जैसी उस औरत ने इतने पैसों की मांग रखी तो सभी लोगों को उसकी बात सही लगने लगी और सभी जोर से चिल्लाए, हाँ, तुम लोगों की वाइन की वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है और हमें इसके लिए पैसे चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अगर ये अभी पैसे नहीं देते तो चलो इनकी थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अरे मैं तो कहता हूं ऑफिस को ही आग लगा दो और उसके बाद इस लड़की को पकड़ लो। आजकल के युवाओं को पता नहीं किस बात का लालच आ गया है। इन्हें बस जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना है और उसे कमाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे मैं तो कहती हूं इसे सबक सिखाओ। इतने में एक और औरत ने कहा। जो गुस्सा थोड़ा ठंडा होता नजर आ रहा था वह फिर से उबलने लगा था और अपने चरम पर पहुंच गया। उन लोगों ने अपने सामने लगे बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ मचाते हुए सीधा शालिनी की तरफ बढ़ने लगे। लगी समझ गया था कि इस बार वो इन लोगों से बात करके काम नहीं चला सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और शालिनी को अपने पीछे छिपा लिया। जैसे ही उसके सामने से लोगों ने आना शुरू किया और उसके ऊपर हमला शुरू हुआ, लकी ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। तुम बीमार आदमी के ऊपर हाथ उठा रहे हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है नहीं? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत बात है ये। अभी के अभी इस लड़की को पकड़ो और इससे हमारा पैसा निकलवाओ। फिर से उस लड़की ने कहा जो पहले ही पैसे के बारे में बात कर चुकी थी। लकी ने शालिनी को अपने पीछे छिपा लिया था और इतने में वहां पर ढेर सारे गार्ड्स ने आकर उन लोगों और शालिनी के बीच में एक दीवार से खड़ी कर दी। वो गार्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज्यादा थे कि गार्ड के काबू में नहीं आ पा रहे थे। इतने में लकी को गुस्सा आया और वो भीड़ से निपटने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। लकी कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट उधर है, हम इनसे निपट नहीं सकते, यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा, चलो, शालिनी ने कहा। लेकिन लकी यहाँ से भागने के मूड में नहीं था। वो देख पा रहा था कि सिर्फ उस औरत के कहने की वजह से सब लोग लालच में आ गए थे। ऐसे में लकी उन्हें बिना सबक सिखाए यहाँ से जाने वाला नहीं था। लकी गार्ड से होता हुआ भीड़ के पास में गया और जो आया उसके ऊपर हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो कुछ भी देख नहीं रहा था, बस उसके हाथ चलते ही जा रहे थे। काफी सारे लोग उसका हाथ खाकर या तो पीछे हटने लगे थे या फिर नीचे गिरने लगे थे। लेकिन इतने में कुछ लोग और ज्यादा खूंखार हो गए और वो शालिनी की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। लकी ने उन्हें भी पीछे से पकड़ा और जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। वो शालिनी तक किसी को भी नहीं पहुंचने दे पा रहा था। वो औरत जिसकी वजह से ये सब बखेड़ा फिर से खड़ा हुआ था, लकी के डर के मारे वो तो एक कोने में ही जा छिपी थी। वो सामने आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर लकी भी बहुत जल्दी में नजर आ रहा था। वो बस जल्द से जल्द अब राधिका से मिलना चाहता था।
उसे ये सब करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उन्हें जल्द से जल्द पीट कर इस काम को खत्म करके यहाँ से चला जाना चाहता था। लकी के हाथ में इस वक्त जो कुछ आ रहा था वो उसका पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करता चला जा रहा था। वो यही नहीं सोच रहा था कि इसका सामने वाले के ऊपर क्या असर हो सकता था। इधर शालिनी की कंपनी के सभी लोग जो वहां खड़े थे वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ना तो उन्हें यह समझ आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, और ना ही उन्हें यह समझ आ रहा था कि लकी आखिर किस चीज से बना था। शालिनी भी अपने आप से यही सवाल कर रही थी। जब लकी थोड़ा सा थकने लगा तो उसने देखा कि वहां पास में एक नल लगा हुआ था और उससे एक बड़ा सा पाइप जुड़ा हुआ था। वो पाइप ऑफिस के बाहर का इलाका साफ करने के काम आता था। लकी ने फौरन वो पाइप उठाया और पानी चालू करके उन लोगों की तरफ पाइप मोड़ दी। उसमें से जैसे ही पानी निकला और उसने लोगों के बदन को छूना शुरू किया तो उन सभी लोगों की हालत खराब हो गई। कहने को तो वो सिर्फ पानी ही था, लेकिन वो किसी से सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही वो उनकी चमड़ी को छू रहा था तो उन्हें बड़ी अजीब सी जलन हो रही थी। उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। पानी का प्रेशर भी इतना नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। कंपनी के लोग और शालिनी भी ये देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन लकी अभी भी पानी छोड़ता चला जा रहा था। नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, अरे अरे बंद करो पानी, कोई नल बंद कर दो। उन सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से अपने घाव को खुजलाना शुरू कर दिया। वो सभी पानी से डर कर दुबक कर एक कोने में खड़े हो गए। लकी ने जैसे उन्हें इस हाल में देखा तो जैसे ही उसे एक बार में सारा माजरा समझ आ गया। लकी, ये सब ऐसे कोने में क्यों खड़े हो गए? इतने में शालिनी ने लकी के पास आते हुए पूछा। मैं बताता हूँ, उसने कहा और पाइप नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो सभी लोगों की तरफ घूमा और बोला, पता नहीं किन लोगों ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि आपको जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी वाइन की वजह से हो रहा है। आप लोगों को भड़काने का काम कौन कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी पर जो दाने हैं ये कोई स्किन की बीमारी नहीं है, बल्कि रैबिज जैसा कुछ है। और रैबिज जैसी चीजें वाइन पीने की वजह से नहीं होती हैं। रैबिज कैसे होता है ये शायद अब सभी लोगों को पता होगा। किसी जानवर के काटने की वजह से या उसकी लार की वजह से रैबिज होता है। आप लोग जो पानी से इतना डर रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। आप सब लोगों की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर आप लोगों ने वक्त रहते इसका इलाज नहीं करवाया तो धीरे धीरे ये आपके पूरे शरीर पर फैलना शुरू हो जाएगा और फिर भगवान भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ खड़े रहकर सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान से मत खेलो। लकी ने कहा और फिर शालिनी को डॉक्टर और पुलिस दोनों को बुलाने के लिए कह दिया। जिन लोगों ने अभी लकी की ये बात सुनी वो लकी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो सभी थर थर कांप रहे थे। शालिनी, देखो, इस सबका ना तुम्हारी वाइन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी विरोधी कंपनी ने इन्हें ये सब करने के लिए भड़काया है। हो सकता है उन लोगों ने तुम्हारी वाइन के किसी लॉट में ये वायरस मिला दिया हो। अगर टाइम से अब इसका इलाज नहीं हुआ तो ये लोग या तो पागल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे, और इसकी वजह से तुम्हारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए। लकी ने कहा और फिर उस औरत की तरफ देखने लगा जिसने मुआवजे की बात उठाई थी। उसे देखकर लकी ने कहा, ये यहाँ तुम्हारे खिलाफ तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि सामने वाला आदमी इन लोगों का भी इस्तेमाल कर रहा है। उसने इनसे बोला होगा कि ये नॉर्मल स्किन डिजीज है, लेकिन ये है नहीं। अब तुम जरा ठंडे दिमाग से ये सोचने की और पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है जो ऐसा कर सकता है। लकी ने कहा। वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था कि ये काम जिसने भी किया था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो कोई बहुत बड़ी ताकत थी जिसने इतने सारे लोगों के शरीर में ये वायरस फैला दिया था। लेकिन कोई इतनी बड़ी ताकत एक छोटी सी वाइन कंपनी के पीछे क्यों पड़ी थी, ये लकी को समझ नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन सी कंपनी थी जो शालिनी के पीछे लगी हुई थी? किसने इतने सारे लोगों को बीमार कर दिया? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? शालिनी जैसे ही लकी को लेकर वहां आई तो सब लोगों ने शालिनी से तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। वो लोग शालिनी के साथ बदतमीजी भी करने लगे थे, लेकिन लकी ने उसे अपने पीछे छिपा लिया। वो शालिनी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और जल्द से जल्द इस बखेड़े को खत्म करके राधिका के पास में चला जाना चाहता था। अचानक से जब उसने उन लोगों को खदेड़ने के लिए पानी का इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि उन लोगों को रैबीज जैसी कोई बीमारी हो गई थी। ये बीमारी वाइन की वजह से नहीं, किसी वायरस की वजह से हुई थी। उधर लकी जब इन लोगों से निपटने की कोशिश में लगा था कि तब इधर अभिलाषा और दशरथ शिवराज के कमरे में बैठे हुए थे। शिवराज अभी भी अभिलाषा से लकी के मिलने के बारे में पूछ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए था। इतने में दशरथ ने बीच में आते हुए कहा, अब पापा, इससे गलती हो गई,
मैंने इसे खूब समझाया, लेकिन अपने बेटे के मुंह के चक्कर में। लेकिन ये आज के बाद ऐसा नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं पापा, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए, दशरथ ने कहा और अपने ही पिता के सामने हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और ना ही उसे माफी मांगनी चाहिए। उसने जो किया ठीक किया। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी अपने बेटे से मिलने चला जाता। शिवराज ने धीमी सी आवाज में कहा। शायद उन्हें ये बात कहने में हिचक महसूस हो रही थी, लेकिन सच यही था। जैसे ही अभिलाषा और दशरथ ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवराज ऐसा कैसे कह सकते थे। देखो, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुमसे एक परिवार का मुखिया होने के नाते नहीं, बल्कि एक दादा होने के नाते बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब ये सब चीजें घर वालों के सामने आए और वो तुम्हें सजा देने की बात करें तो मुझे मजबूरी में यह करना पड़ जाए। लेकिन अभी तो मैं ना तुमसे नाराज हूं और ना ही तुम्हें किसी बात की सजा देना चाहता हूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि लकी कैसा है? शिवराज ने पूछा। वो ठीक है पापा, अच्छा है। कलकत्ता किसी काम से आया था, मुझे पता चला कि वो कलकत्ता में है तो मैं उससे मिलने चली गई। अच्छा, और उसके साथ जो वो लड़की थी राधिका, वो मिली? शिवराज ने पूछा। पता नहीं, यहाँ आने के बाद से मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। शिवराज ने जैसे ही अभिलाषा के मुंह से ये सुना तो वो किसी गहरे सोच में पड़ गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ था जो उन्हें अंदर ही अंदर रोके जा रहा था। आखिर में उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, कैसी है राधिका? तुम कभी मिली हो उससे, कभी देखा है उसे? शिवराज ने अभिलाषा से पूछा। यह सवाल सुनते ही अभिलाषा और दशरथ दोनों सकपका गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। अभिलाषा न सिर्फ राधिका से मिली थी बल्कि उसका गृह प्रवेश भी करवा चुकी थी, लेकिन इस बात का शिवराज के सामने कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शिवराज के सामने ये सब कहना चाहिए था या नहीं। अब पापा, वो अभिलाषा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता है कि उसका गृह प्रवेश हो चुका है। प्रफुल्ल की मां ने मुझे सब बता दिया था। मेरी तबीयत जब खराब थी तब मेरी पीठ पीछे लकी यहाँ आया था, ये भी मुझे पता चला। मुझे पता चला कि वो राधिका को भी अपने साथ लाया था और तुम लोगों ने उनके आने की खुशी में पार्टी भी की थी, शिवराज ने कहा। दशरथ और अभिलाषा सन्न रह गए। अब इससे पहले कि उन दोनों के ऊपर कोई गाज गिरती, दशरथ ने आगे आते हुए कहा, पापा, आपको उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि लकी यहाँ क्यों आया था। प्रफुल्ल हमारी ही फंडेड कंपनी के साथ में घपला कर रहा था। वो हमारे ही बिजनेस को जयपुर में खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अगर लकी नहीं होता तो विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज खत्म हो जाती पापा। वो उसे बचाने के बाद में यहाँ सिर्फ प्रफुल्ल को समझाने आया था और उसके बाद चला भी गया। मुझे ये भी पता चला, इसलिए मैं तुम दोनों से या किसी से नाराज नहीं हूं, शिवराज ने कहा और अपनी जगह से खड़े हो गए। वो कमरे में ही टहलने लगे और कुछ कदम टहलने के बाद में खिड़की के पास खड़े होकर बोले, आज तक मैंने इस घर से बहुत से लोगों को बाहर जाते हुए देखा। बहुत को मैंने खुद निकाला। जो एक बार यहां से चला जाता है वो कभी इस घर की तरफ देखता नहीं है। पीठ पीछे इस परिवार को और इस घर को गालियां देता है। कभी कभी पैसे के लालच में दुश्मन से भी जा मिलता है। लेकिन लकी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। शायद वो घर वापस आना चाहता, या हो सकता है कि वो मेरा दिल जीतना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा हो कि मेरी तरफ से तुम दोनों को कोई परेशानी ना आए। कारण जो भी हो, लेकिन लकी परिवार के बारे में अगर इतना सोचता है तो मुझे भी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मुझे काफी दिनों से ये बात खाए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे कहूं। फिर आखिर में दिमाग में तुम दोनों का नाम आया तो तुम्हें बुला लिया, शिवराज ने कहा और पलटकर दशरथ और अभिलाषा को देखने लगे। वो दोनों शिवराज का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो गए थे। इधर लकी भी उन बीमार लोगों को देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कौन कर सकता था। उसने काफी देर तक सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नाम उसकी आंखों के सामने नहीं आ पा रहा था। मैं इस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ, इतने में शालिनी ने लकी के पास में आते हुए कहा। उसकी आंखों में भी लकी को गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद में वहां पर पुलिस और डॉक्टर दोनों ही पहुंच गए। डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आए थे और पुलिस वहां अपनी फोर्स के साथ में। उन्होंने वही मौके पर बहुत से लोगों का टेस्ट किया। टेस्ट के रिजल्ट अगले आधे घंटे में सब लोगों के सामने आ जाने वाले थे। अगर वो रेबिस हुआ था तो ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले थे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत जिसने सबको भड़काया था उसने अपने आप से कहा। वो बहुत डरी हुई सी नजर आ रही थी। उसने डॉक्टर के हाथ से कागज लिया और उसे बार बार देखने लगी। ये उसी की रिपोर्ट थी। उसकी पूरी ब्लड रिपोर्ट एबनॉर्मल नजर आ रही थी। उसमें एक चीज भी ठीक नहीं था। जैसे उसने ये सब देखा तो उसकी आंखें बाहर आने लगी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अगर आपको हमारी इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप हॉस्पिटल जाकर फिर से टेस्ट करवा सकती हैं। वहां पर भी आपको रिजल्ट यही मिलेगा। अब लकी ने उसे इतना घबराते हुए देखा तो इतने में वो आगे आया और उसने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अब मेरी बात पर यकीन आया। पैसे का लालच ना आदमी को अंधा कर देता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। डॉक्टर की रिपोर्ट पर शक करने का कोई फायदा नहीं। वो जो कह रहे हैं वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करो। आपको पानी से दूर रहना होगा। मुझे लगता नहीं है कि आप जिंदगी में कभी इस चीज से निपट पाओगे और इसलिए आपको पानी से दूर रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। जैसे उस औरत ने ये बात सुनी तो हैरान हो गई। नहीं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सारी जिंदगी पानी से दूर कैसे रह सकती हूँ? कुछ कीजिए डॉक्टर, मुझे ठीक कीजिए, उसने कहा और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। डॉक्टर के पास में उसके लिए कोई समाधान नहीं था। बस जब उस औरत ने देखा कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता था तो वो लकी के सामने जाकर खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज कुछ करो, मुझे पैसों का लालच हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। मुझे एक बहुत बड़ी वाइन कंपनी ने ये सब बखेड़ा खड़ा करने के लिए कहा था और उसी ने मुझे इस सब के लिए पैसे भी दिए। उन लोगों ने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज के लिए पैसे दिए, उस औरत ने कहा और बाकी लोगों की तरफ देखने लगी। उनकी रिपोर्ट भी वैसी ही थी जैसी बाकी लोगों की थी और इस वजह से वो सब लोग लकी के पैरों में आकर गिर गए। उस कंपनी का नाम क्या है? लकी ने पूछा। ग्रीन वाइन्स लिकर इंडस्ट्री। ग्रीन वाइन, तपेश जोगियाल, अमृत जोगियाल। जैसे ही शालिनी ने नाम सुना तो अपने आप में उसने कहा। लकी के सामने जैसे ही जोगियाल का नाम फिर से आया तो उसके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन इधर शालिनी ने अपने आप को शांत कर लिया था। इधर लकी ने उन सभी लोगों को अपनी तरफ से कुछ दवाई दे दी और साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर उन्हें ठीक होना ही है तो उन्हें इस चीज की शिकायत पुलिस में करनी होगी। उन सभी लोगों को ये सब पुलिस को बताने में कोई हर्ज नहीं था। वो सभी लोग वहां से धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो चुके थे। इतने में शालिनी लकी के पास आई और बोली, थैंक यू लकी, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी नई नई कंपनी खड़ी होने से पहले ही गिर जाती। इसी तरह से चलता रहता तो हम लोग 2 दिन में दिवालिये हो जाते। अरे नहीं, इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था और जो मुझे करना भी चाहिए था, लकी ने कहा। अच्छा, क्या मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकती हूँ? मैं जल्दी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी शुरू करने जा रही हूँ। उसका काम भी मैंने शुरू कर लिया है। ऐसे में क्या तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनना पसंद करोगे? तुम्हें दवाओं का बहुत अच्छा नॉलेज है, शालिनी ने कहा। अरे क्या मजाक कर रही हो? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और मेरे पास मेडिकल की कोई डिग्री भी नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकता हूँ? और वैसे भी तुम्हारी फैमिली जितनी बड़ी है और जितने तुम्हारे पास में कॉन्टैक्ट्स हैं उससे तुम आराम से कोई ना कोई मुझसे अच्छा आदमी ढूंढ लोगी, लकी ने अपनी तरफ से मना करते हुए कहा। ना ही मैं अपने किसी काम के लिए अपने परिवार से मदद मांगने वाली हूँ और ना ही मेरा परिवार किसी भी काम में मेरी मदद करने वाला है, शालिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक नाराजगी नजर आ रही थी। लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो हैरान हो गया। तुम वेद प्रकाश शुक्ला की बेटी हो। शुक्ला खानदान को पटना में ही नहीं पूरे देश में सब लोग जानते हैं, फिर तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारे अपने किसी काम में तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? लकी ने पूछा। 2 साल पहले जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आई थी तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं दुबई के किसी ऑयल इंडस्ट्री के मालिक के बेटे से शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी करके दुबई नहीं जाना चाहती थी। मैं यही रहना चाहती थी, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और तब से मेरा परिवार मुझसे नाराज है। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरी अपनी जिंदगी है और मैं उसे अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं आपकी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं होना चाहती। इसलिए उन लोगों ने मेरे साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया। उन्होंने कहा कि हमारा वाइन इंडस्ट्री का जो काम बंद पड़ा है मैं उसे फिर से पटरी पर ला कर दिखाऊं। अगर मैंने 2 साल में उन्हें वो करके दिखा दिया तो मैं उनसे जो चाहूंगी वो मुझे देंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मुझे उस आदमी से शादी करके दुबई में ही सेटल होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर मैंने जब से ऑफिस संभाला तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने अपना और अपनी कंपनी का सारा सपोर्ट खींच लिया। शुक्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज का शुक्ल वाइन्स से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे 1 रुपया का भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों करेंगे? वो मुझे जल्द से जल्द हरा जो देना चाहते हैं, शालिनी ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में लकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे अभी कहीं जाना है, सॉरी, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। वो राधिका से मिलना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर शिवराज क्या सोच रहे थे और कैसी थी राधिका? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? लकी ने उन लोगों की बीमारी का पता लगा लिया था। उसने वहां पर डॉक्टर को भी बुला लिया था और सच में उन सभी को रैबीज ही निकला था। ऐसे में उस औरत ने शालिनी और लकी को बताया कि उन्हें ग्रीन वाइन एंड लिकर इंडस्ट्री ने ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। लकी को शालिनी जब अपने और अपने परिवार के रिश्ते के बारे में बताने लगी तो लकी उसकी आधी बात सुनकर ही वहां से निकल गया। उसे उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और फिर उसे राधिका से मिलने भी जाना था। लकी प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। इतने में शालिनी ने उसके सामने रोते हुए कहा। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। लकी देख पा रहा था कि उसे सच में मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सारी मदद उसे लकी से ही क्यों लेनी थी। वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो लड़की उसके उतने ही पास आती चली जा रही थी। जैसे ही शालिनी ने उसे रोका तो वो रुक गया, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अभी भी वो कैसे यहाँ से जल्द निकले इस बारे में ही सोच रहा था। सॉरी, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ लकी, लेकिन मेरी अभी कंपनी के पास में 10 करोड़ हैं और मेरे ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है। लेकिन मेरे घर वाले मुझसे चाहते हैं कि मैं 2 साल में इसे 100 करोड़ की कंपनी बना दूं। अब अगर मैं सब कुछ भी जोड़ दूं तो भी मेरे पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही हैं। मैं 5 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकती हूँ? शालिनी ने लकी के सामने आकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अभी तुम्हारे 2 साल होने में और कितना टाइम बचा है? लकी ने पूछा। शालिनी ने अपनी उंगली से दीवार पर लगी एक डिजिटल घड़ी की तरफ इशारा कर दिया। उसने देखा उसमें उल्टी गिनती चल रही थी। अब उसके पास में सिर्फ 108 दिन बाकी रह गए थे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं? लकी ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, 3 महीने और कुछ दिन, टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। और अब जब वो लोग मेरे साथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं मदद मांगने के लिए उनके पास जाऊंगी? उनके पास कितना पैसा है, उनकी नेटवर्थ क्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है लकी। मेरे लिए उसमें से कोई भी काम की चीज नहीं है। अगर वो मेरी इज्जत करें तो मैं कभी उनसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। लेकिन बात यह है कि वो खुद ही यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी कंपनी बंद हो जाए। अब आज ये सब बखेड़ा हो गया और करवाया भी ग्रीन वाइन ने। वो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। एक तो घर वाले भी परेशान कर रहे हैं और ऊपर से बाहर वाले भी जान लेने के लिए दौड़ रहे हैं। शालिनी ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद में कि लकी उससे कुछ कहेगा, लेकिन लकी सिर्फ चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। जब शालिनी को लगा कि लकी कुछ नहीं कहने वाला था तो शालिनी ने फिर से आगे कहा, आज तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं आते तो ये बात इतनी शांति से खत्म नहीं हो पाती। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी मेरी मदद के लिए आते रहोगे लकी। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों से मिली हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। इसलिए प्लीज लकी मेरी मदद के लिए आना। शालिनी ने अब की बार लकी के सामने हाथ जोड़ लिए और उसकी तरफ गिड़गिड़ाते हुए देखने लगी। 3 महीने में तुम्हारा नेटवर्थ एसेट 20 गुना बढ़ जाए, ये सोचने में ही आसान नहीं तो करने में आसान कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, लकी ने आखिर में कहा। वैसे उसे इस बात से कोई लेना देना था नहीं कि शालिनी के साथ क्या हो रहा था और क्या नहीं। वो तो बस राधिका के पास जल्द से जल्द चला जाना चाहता था। लेकिन शालिनी के चेहरे पर अभी भी उसे उम्मीद नजर आ रही थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी और उसने आशावादी होते हुए कहा, हाँ लेकिन अभी भी मेरे पास में थोड़ा टाइम तो है ना, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी लकी। हो सकता है इस बीच में कोई चमत्कार हो जाए और अगर मेरा गोल पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस लड़के से तो शादी नहीं करूंगी, शालिनी ने कहा। लकी उसकी आंखों में देख पा रहा था कि वो अब सोच चुकी थी कि उसके सोचे हुए से उसे कोई हिला नहीं सकता था। इसलिए लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो जिस तरह से काम करने के लिए तत्पर थी, लकी को वो चीज छू गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी कुछ कुछ उसके जैसी ही थी। लकी खुद भी अपने घर से निकलने के बाद में आज खुद अपना घर खड़ा कर चुका था। लकी ने भी उसकी ही तरह अपने परिवार से 1 रुपए का सपोर्ट नहीं लिया था, पर फिर भी उसके पास आज सब कुछ था। अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रीन वाइन वालों के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा है? तुम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो क्या? लकी ने पूछा। ग्रीन वाइन्स जोगियाल परिवार की कंपनी है, उसे तपेश जोगियाल और उनका बेटा अमृत जोगियाल मिलकर चलाते हैं। उनकी भी हालत हमारी कंपनी जैसी है। उनका भी काम धंधा कुछ खास चल नहीं रहा और वो लोग खुद दूसरों की शराब को अपने नाम से लेबल करके मार्केट में बेचा करते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ही अमृत के अंकल जयताश ने कंपनी ज्वाइन की और उसमें कुछ बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए।
उनके लिए ऐसा था कि पैसा कैसे आए, कहीं से भी आए, बस आना चाहिए। वो किसी भी रास्ते से अपनी शराब बेचना चाहता था, इसलिए उन्होंने सस्ती शराब खरीदना शुरू कर दिया। कच्ची शराब को अपनी बोतल पे पैक करके बेचना शुरू कर दिया। लीगल लाइसेंस कमेटी से सेटिंग बैठाकर उन्होंने आराम से बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए और उसका उन्हें अच्छा खासा फायदा भी मिला। इधर जब मेरा माल अच्छा बिकने लगा तो उसने मेरी कंपनी में काम करने वाले लोगों को तोड़ा और उन्हें ज्यादा सैलरी पर लेकर उनसे ट्रेड सीक्रेट निकलवा लिए। फिर मेरे ही प्रोडक्ट के सामने अपना एक प्रोडक्ट लाकर खड़ा कर दिया। साथ में वो हमारी शराब को भी बल्क में उठाने लगा और उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लगा। इसलिए हम लोगों को इतना घाटा हुआ। बल्क ऑर्डर में हम इतना नहीं बना पाए जितना लूज सेल में बनाते थे, और फिर आज ये सब कांड हो गया। अब इसके बाद वो क्या करने वाला है मेरी तो समझ से बाहर है। शालिनी ने कहा। लकी ये तो समझ गया था कि शालिनी ने उस आदमी को अच्छी टक्कर दी थी और उसे बिजनेस करना भी अच्छे तरीके से आता था, लेकिन साथ ही वो जयताश को भी अच्छी तरीके से जानता था। अगर शालिनी मार्केट को अच्छा बनाने का काम करती थी तो जयताश जैसे लोग उसे खराब करके उसमें जिंदा रहा करते थे। अच्छा शालिनी, तुमने इस चीज की शिकायत कहीं नहीं की? लकी ने पूछा। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है लकी, शिकायत किस बेस पर करूं? हाँ, हमने अमृत को इस बात के कुछ नोटिस तो भेजे हैं, लेकिन वो अभी भी सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। ऐसे में वो हमारे नोटिस का जवाब नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं लड़ूंगी तो सही। आज जो पेशेंट यहाँ आकर खड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके उन लोगों की कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी, शालिनी ने कहा। लेकिन जैसे ही वो ये बोली कि इतने में उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और इतने में एक आदमी शालिनी के पास भागता हुआ आया। शालिनी मैडम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ही शालिनी ने ये सुना तो उसे लगा कि दुनिया में उससे ज्यादा बेचारा कोई नहीं था। उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो जाल में फंसती चली जा रही थी और जयताश उसे किसी भी दिन निगल सकता था। शालिनी मैडम, सांप को गोली लगी है। जैसे ही शालिनी ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फिर से लकी की तरफ मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी, लेकिन लकी भी उसकी मदद करके थक चुका था। उसने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर दिया था। ऐसे में अगर लकी यहाँ रुक जाता तो उसे फिर से उसकी मदद करनी पड़ती। लकी को अपनी जिंदगी में और भी बहुत काम थे, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, शालिनी सॉरी, लेकिन मुझे निकलना होगा। लकी ने इतना बार कहा और वहां से बाहर आ गया। शालिनी भी उससे कुछ नहीं कह पाई। वो भी लकी से अब ज्यादा मदद नहीं मांग सकती थी। लकी वहां से निकला और सीधा राधिका के हॉस्पिटल जाने लगा। वो थोड़ी ही देर बाद में मेट्रो हॉस्पिटल आ चुका था। राधिका के चेहरे का रंग अब पहले से काफी अच्छा नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार थी या उसके साथ में कुछ हुआ था। जैसे ही राधिका ने लकी को देखा तो वो अपने पलंग से खड़ी हुई और लकी को कसकर गले लगा लिया। बहुत दिनों के बाद आज वो इस तरह से लकी को गले लगा रही थी। राधिका को लकी से गले मिलते हुए बहुत सुकून मिल रहा था। लकी की बाहों में पता नहीं ऐसा क्या जादू था, लेकिन वो जब भी उसमें जाती तो खो जाती। उसे उससे ज्यादा अच्छा और कहीं भी नहीं लगता था। राधिका को फिर से ऐसा कुछ नहीं हो जाए, इसलिए जयंत ने एसोसिएशन के बहुत से लोगों को वहां पर खड़ा किया हुआ था। लकी भी उन्हें देख चुका था। इधर गुरी और जयंत लकी के साथ वहीं वार्ड में खड़े थे। राधिका की सुरक्षा से बढ़कर उन लोगों के लिए और कुछ नहीं था। जैसे ही उन दोनों ने उन्हें गले लगते हुए देखा तो वो बस सब कमरे से बाहर आ गए। लकी ने राधिका को बिस्तर पर बैठाया और दोनों पूरी दिन एक दूसरे से बातें करते रहे। लकी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे दवाई भी दी। लकी राधिका से बहुत प्यार करता था और उसका ये रूप सिर्फ राधिका ही देख सकती थी। दुनिया के सामने वो भले ही कुछ भी था, लेकिन राधिका के सामने वो बिल्कुल अलग था। उसे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो लोग अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई कर रहे थे। काफी देर तक बातें करने के बाद में लकी को लगा कि अब राधिका को अपने दूसरे कामों पर ध्यान देना चाहिए। वो काफी अच्छी स्टूडेंट थी और उसकी परीक्षा भी पास आने लगी थी। ऐसे में वो पढ़ाई में आनाकानी नहीं करना चाहती थी। इसके साथ ही उसे राधिका की सेफ्टी की भी चिंता हो रही थी। आज लकी के बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए थे। वो सब लकी को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन जब वो लकी को हाथ नहीं लगा पाते थे तो उसकी कमजोरी को पकड़ने की कोशिश करते। ऐसे में वो राधिका को सिर्फ अपनी कमजोरी नहीं बने रहने देना चाहता था। राधिका उसकी नजर में कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही सिर्फ एक पढ़ाकू लड़की थी। उसके अंदर बहुत काबिलियत थी और वो जिंदगी में किसी भी चीज का डट कर मुकाबला कर सकती थी। राधिका, मैं तुम्हारे साथ कुछ शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? लकी ने पूछा। मेरी पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन तुम क्या शुरू करना चाहते हो? बिजनेस खोलने की सोच रहे हो क्या? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। लकी, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। मुझे बिजनेस करना आता ही नहीं है और मैंने कभी किया भी नहीं है, राधिका ने झिझकते हुए कहा। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से सहलाते हुए बोला, अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना।
लकी ने कहा और उसके हाथ में रजिता का दिया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जिसमें उसने एक बड़ी सी साइट उसके नाम कर दी थी। उस पर जितने विला बने हुए थे वो भी रजिता ने लकी के नाम कर दिए थे। जैसे ही राधिका ने उन कागजों को देखा तो हैरान हो गई। लकी तो बहुत बड़ा आदमी हो गया था। उसके पास में अब उसके अपने 100 करोड़ रुपए थे। अब तुम बनोगी लीडर और मैं इस काम में करूंगा तुम्हारी मदद। हम दोनों साथ में कुछ अच्छा शुरू करेंगे, लकी ने कहा और प्यार से राधिका की नाक खींच दी। राधिका को हल्का सा दर्द हुआ लेकिन उसके बाद दोनों हंसने लगे। अब आगे क्या होने वाला था, क्या शुरू करने वाले थे दोनों, और इस बीच लकी कैसे राधिका को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाने वाला था। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट